क्या नेहरू को मिटाया जा सकता है या नेहरू पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? एक जमाने में जो नेहरू अनक्वेश्चनड था उसे अनडन करने की कोशिश हो रही है। कैसे जिंदा रखा है नेहरू को तमाम विरोधों के बाद भी इस देश ने। आलोचना इस बात का प्रमाण है कि इस देश के निर्माण में आपका निर्णायक योगदान। न अंबेडकर को मौका दिया, न सुभाष चंद्र बोस को मौका दिया, न सरदार पटेल को मौका दिया, न पुरुषोत्तम दास टंडन को मौका दिया। नमस्कार, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज है 27 मई। देश के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया माना जाता है। उनके विश्वास, उनकी सोच समझ लगातार चलती रही है। कई लोग उस पर चर्चा भी करते रहे और शायद ही ऐसा कोई राजनेता हो जो 60 साल बाद भी, 60 साल हो गए 1964 से आज, जिंदा है। नॉट एज ए पर्सन, एज ए सिंबल, एज ए आइडियोलॉजी वो जिंदा है और लोग उनको मानते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, सोशलिज्म के लिए और हिंदुस्तान के रिपब्लिक के फाउंडेशन में से है। फाउंडेशन के बात उनकी है। हिंदुस्तान का जो आज का चरित्र है, हिंदुस्तान जो दिखाई देता है, हालांकि इस पर भी बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो नेहरू की विरासत है। लेकिन क्या आज हम इस नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? एक जमाने में जो नेहरू अनक्वेश्चनड था उसे अनडन करने की कोशिश हो रही है। और क्या नेहरू को मिटाया जा सकता है या नेहरू पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? और नेहरू पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो इसमें भी क्या परेशानी है? इन सब पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विद्वान, जिनको मैं ऑफिशियल नहीं लेकिन सबसे अधिकृत, सबसे विश्वसनीय वॉइस नेहरू के तौर पर मानता हूं नेहरू की बात करने के लिए, वो हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहे हैं, किताबें लिखी हैं, नेहरू पर किताब लिखी है। उनकी जो सबसे पॉपुलर किताब रही नेहरू पर, हु इज भारत माता, जवाहरलाल नेहरू, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जिसमें नेहरू के लेख भी हैं, डॉक्टर साहब के खुद के लेख भी है और तमाम तरीके की चर्चा उसमें की गई है। भगत सिंह की भी चर्चा उसमें, भगत सिंह और नेहरू की चर्चा उसमें। ऐसा कम होता है लेकिन पुरुषोत्तम जी ये कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहे हैं। उनको मैं ज्यादा विवादों में नहीं घिरना चाहता, बाकी उनकी जो दूसरी सबसे पसंदीदा किताब मेरी है वो है कबीर। कबीर पर भी चर्चा करेंगे। वैसे भी आजकल भक्ति का जमाना है और डॉक्टर साहब ने तो कबीर की भक्ति पर पीएचडी की है। अब कबीर की भक्ति और आज की भक्ति में कितना फर्क है, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। कैसे शुरू करें? कैसे जिंदा रखा है नेहरू को तमाम विरोधों के बाद भी इस देश ने? आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में दो एक बातें कही, उनसे ही शुरू करते हैं जी। पहली चीज तो ये कि नेहरू कभी भी अनक्वेश्चनड नहीं थे जी। ये हमें समझना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वाधीनता आंदोलन के चरित्र से भी है। हमारा स्वाधीनता आंदोलन विजय जी केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं था, वो एक तरह से समाज के पुनर्निर्माण का भी आंदोलन था। इसीलिए जैसे छुआछूत की समस्या, स्त्रियों के अधिकारों की समस्या, विभिन्न संप्रदायों के बीच संबंधों की समस्या, इन सब समस्याओं को स्वाधीनता आंदोलन से अलग करके नहीं देखा गया। ये सब समस्याएं साथ में जुड़ी हुई थी। यानी ये नहीं था कि बस आजादी मिल जाए किसी भी तरह, आजादी मिले तो समाज कैसा हो, भविष्य कैसा हो, इसकी एक दृष्टि थी। आपने जो भगत सिंह की चर्चा की, इस पुस्तक में हुई भारत माता में भगत सिंह का एक लेख मैंने संकलित किया है जी। और वो लेख भगत सिंह ने नेहरू और सुभाष बोस की तुलना करते हुए लिखा था। क्योंकि जब वो लेख भगत सिंह लिख रहे थे तो ये दोनों नेता यूथ आइकन माने जाते थे, नौजवानों के बीच में दोनों बेहद लोकप्रिय थे। और भगत सिंह ने बहुत ही रोचक और बहुत प्रामाणिक ढंग से तुलना करते हुए ये दिखाया है कि दोनों की देशभक्ति किसी भी संदेह के परे है, दोनों नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं, जोशीले हैं। लेकिन नेहरू जो हैं वो भगत सिंह सुभाष बोस की तुलना में कहीं अधिक साइंटिफिक टेम्पर के अनुकूल, डेमोक्रेसी के अनुकूल और इस तरह भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अधिक बेहतर चॉइस है। भगत सिंह इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे। खैर, तो आप ये देखें कि आजादी के आंदोलन के दौरान भी नेहरू के आलोचक बहुत थे।
स्वयं गांधी और नेहरू के बीच में प्रसिद्ध डिबेट हुई थी, और जिसमें मार्के की बात यह है कि दोनों में से किसी ने अपने मतभेद छुपाए नहीं थे। वो डिबेट पब्लिक डिबेट थी। इसके बाद आजादी के बाद भी नेहरू की निरंतर आलोचनाएं होती रही। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो नेहरू के लिए जाहिर है कि वो सबसे लो पॉइंट उनकी पॉलिटिकल कैरियर का वही था। सबसे कमजोर स्थिति में नेहरू उसी समय थे। उस समय भी नेहरू अपोजिशन को एंटी नेशनल नहीं कह रहे थे। उस समय भी संसद का सत्र बुलाने में लेतलाली नहीं हो रही थी, बुलाया गया था सत्र, और जब सत्र चल रहा था तब भी बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, और कठोर आलोचना नेहरू सरकार की विपक्षियों के द्वारा, स्वयं कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी। ऐसे नारे लग रहे थे, क्या देश की सीमा रोती है, बेशर्म हुकूमत सोती है। तो नेहरू कभी भी अनकंटेस्टेड नहीं थे, और नेहरू चाहते भी नहीं थे कि ऐसा हो। ये ध्यान देने की बात है। ये प्रसिद्ध बात है कि सन 37 में नेहरू ने छद्म नाम से एक लेख लिखा था, और जिसमें ये बताया था, अपने खुद के बारे में लिखा था चाणक्य नाम से, जिसमें बताया था कि हमें कोई सीजर नहीं चाहिए इस देश में, और लिखा था कि नेहरू बहुत लोकप्रिय हैं, नेहरू बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा वो टेम्परामेंट है, गुस्सैल और अपनी मतलब थोड़ी मनमानी करने का। तो इस सब पर नेहरू को और उनके समर्थकों को उन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हम नेहरू जैसे लोकप्रिय व्यक्ति को भी तानाशाह नहीं बनने दे सकते जी। नेहरू स्वयं नेहरू के बारे में लिख रहे हैं। तो नेहरू अनकंटेस्टेड कभी नहीं थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कहा देश का निर्माण, मैं केवल एक बात कहूंगा, आजकल बहुत चर्चा चल रही है पिछले 2-3 दिन से, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ये हो गया वो हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो आप दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हालांकि इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आप गणना किस तरह करते हैं, लेकिन आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, इसमें आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, और 80% नागरिक आपके अभी भी सरकारी खैरात लेने पर मजबूर है। ये कैसी चौथी अर्थव्यवस्था है अभी? अब आप दूसरी तरफ चलिए, जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? फिर से मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, केवल कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। दूसरे महायुद्ध के दौरान बंगाल में दुनिया का सबसे भयानक मानव निर्मित अकाल पड़ा था। चर्चिल की दुष्टता के कारण वो अकाल पड़ा था, और अनुमानतः 30 लाख लोग उसमें मारे गए। फिर विभाजन हुआ था, विभाजन में लाखों लोग इधर से उधर हुए, मारे गए, सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन सबको बचाने की जिम्मेदारी थी। और उसके अलावा 200 साल के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण इकोनॉमी की हालत तो खस्ता थी ही। प्रतीक रूप में ये देखें, प्रतीक रूप में क्या मतलब, एक बिल्कुल उस तरह से सन 47 में भारत में एवरेज जीवन आशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 साल थी। सन 64 में जब नेहरू का निधन हुआ तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 49 साल थी। अब 31 से 49 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे होगी, कैसे हुई होगी? गरीबी में कमी आई होगी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा बढ़ी होगी, महामारियों का उन्मूलन हुआ होगा, फसल, ये कॉमन सेंसिकल बात है, वरना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ जाएगी? आज आपके देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। 70 साल। विकसित देशों में, जापान या यूएसए जैसे देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 से ऊपर है, आपके यहाँ 70 साल है। सन 47 में 31 साल थी, सन 64 में 49 साल हो गई। डेमोक्रेसी के साथ, सरकार की आलोचना होती रही, इसके साथ चुनाव होते रहे, चुनाव में पार्टियां जीतती रहीं, हारती रहीं, हालांकि जाहिर है कि कांग्रेस का प्रभुत्व और वर्चस्व सन 67 तक बना रहा, लेकिन लोकतंत्र स्थगित नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री की आलोचना करने में लोगों को डर नहीं लगता था। प्रधानमंत्री या सरकार के आलोचकों से देशभक्ति के प्रमाण पत्र नहीं माने जाते थे। आलोचना करने वाले अखबारों पर ईडी के छापे नहीं पड़ते थे। ऐसे माहौल में, ऐसी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आपके देश ने 31 से 49, नेहरू के आप आलोचक हो या प्रशंसक हो, इस तथ्य को तो स्वीकार कीजिए,
आलोचना के परे कौन है? जी, आलोचना के परे नहीं। देखिए, आलोचना के परे केवल दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैदा नहीं हुए, दूसरे वो जो मर गए। जो जीवित है, जो कुछ कर रहा है, वो आलोचना दो। आप इस पर सहमति है? चला रहे हैं, किसी को अच्छा लगेगा। इस पर ऐसा मत चला रहे हैं, किसी को अच्छा लगेगा। छोड़ा है जो मर गए हैं, हैं? अब उनकी आलोचना को भी हम नहीं छोड़ते जो मर गए हैं, जो नहीं रहे। नहीं, वो देखिए, अगर आप अगर नेहरू जैसा व्यक्तित्व है तो वो आपके मरने के बाद भी आलोचना होगी, क्योंकि यह आलोचना इस बात का प्रमाण है कि इस देश के निर्माण में आपका निर्णायक योगदान है। मैं आलोचना बिल्कुल, मेरी अपनी किताब में अगर आपने पढ़ी है उसमें भी आलोचनाएं नहीं होती। सवाल ये कि आलोचना का प्रस्थान बिंदु क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी का उदाहरण दूं, भारत के लोकतंत्र की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि साहब लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन ईरान की तरह यहां मजलिस शूरा क्यों नहीं है, धर्म गुरुओं की कमेटी क्यों नहीं है जो सरकार को बताए कि कैसे चलना है। आलोचना इस आधार पर भी हो सकती है। कुछ लोग इसी चक्कर में लगे भी हुए हैं कि कुछ ऐसा बना दिया जाए। आलोचना इस आधार पर भी हो सकती है कि अदालतें या विश्वविद्यालय या चुनाव आयोग या इस तरह की संस्थाएं सरकार का दबाव क्यों इतना महसूस कर रही हैं, उन्हें वो स्वाधीनता क्यों नहीं मिल रही जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। आलोचना इस आधार पर भी हो सकती है कि साहब इस देश में प्राइवेट एयरक्राफ्ट केवल 600 लोगों के पास क्यों है, 1000 के पास क्यों नहीं है। आलोचना इस आधार पर भी हो सकती है कि पर कैपिटा इनकम में हम अभी भी दुनिया में 180 या 82 नंबर पर क्यों है। आलोचना का प्रस्थान बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में एक और कारण शुरू कर रहे हैं, ये सवाल है जी। नहीं, अच्छा, इन सब के जितने सवाल आपने खड़े किए, इन सब सवालों का जवाब आज के लोगों के पास है। इन सब का जो प्रस्थान बिंदु है या शुरुआती बिंदु जो है वो नेहरू है। नेहरू की वजह से ये सब हो रहा है ना, आज तक हम इतने पिछड़े हुए हैं। लेकिन मैं दूसरा सवाल करता हूँ जोग सवाल। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको एक उदाहरण दिया जीवन आशा का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। विकास के जो प्रतिमान माने जाते हैं आमतौर से, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, क्या नेहरू नहीं थे प्रधानमंत्री जब इस देश में आईआईटीज बने? क्या नेहरू नहीं थे प्रधानमंत्री जब इसमें इसरो का पूर्व रूप बना? क्या नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन नहीं बनाया था और भाभा को उसका सर्वा नियुक्त नहीं किया था? हम बड़ा गर्व करते हैं कि पोखरण में परमाणु विस्फोट हमने किया और उसके बाद परमाणु बम भी बना लिया। परमाणु बम ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि मेरी जेब में रखा है और मैंने निकाल के रख दिया। उसके पीछे वर्षों की रिसर्च होती है। और भारत या दुनिया का कोई भी देश, यानी ये तय था जिसको न्यूक्लियर क्लब कहा जाता था, भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड और फ्रांस, वो नहीं चाहते थे कि पांचवा कोई भी देश परमाणु क्षमता से संपन्न हो। उनका विरोध उठाते हुए, उनके विरोध का मुकाबला करते हुए आपने अपने बलबूते अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप की। नेहरू की पॉलिटिकल लीडरशिप में हुआ ना जी। अप्सरा रिएक्टर नेहरू ने उद्घाटित किया था ना। एक चर्चा जो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए आजादी के बाद नेहरू को मैं उसका जनक भी मानता हूँ, और दूसरे तरीके से देखता हूँ, आप इस पर थोड़ा सा विस्तार भी दे सकते हैं कि रशिया में जो रूस में उस वक्त में जो क्रांति हुई, उस समय जो वर्कर्स थे उनकी हत्या भी हुई और तमाम तरीके की चीजें हुई। यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसमें गुलाम बनाया गया मजदूरों। लेकिन हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो इन सबसे परे होकर एक नए तरीके से हुआ। लेकिन आज हम उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से दूसरे रास्ते पर पहुंच गए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब इससे फिर वही वाली बात याद आती है मुझे। अभी पिछले दिनों 2-3 बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने बयानात दिए थे। एक सज्जन ने कहा कि हमें 14 घंटे रोज काम करना चाहिए, दूसरों को वो भी कम लगा, उन्होंने कहा हमें 15 घंटे काम करना चाहिए, तीसरे सज्जन ने फरमाया हमें 16 घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। देखिए, नेहरू या कोई भी समझदार व्यक्ति, नेहरू को एक तरफ कर दीजिए आप, विकास का मतलब एक, आप जानते हैं, एक कैटेगरी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। केवल ये नहीं कि आपके पास कारखाने कितने हो गए, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, यानी आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य कितना कैसा है, समाज में सद्भाव अधिक है या घृणा और आक्रामकता अधिक है। त्रिवेदी जी, आप स्वयं कल्पना कीजिए कि अगर मैं या आप
16-17 घंटे सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में काम करें, तो हम कितने भी बड़े महामानव हों 5-6 घंटे तो सोएंगे ना। तो 15 घंटे आपने काम किया, 5 घंटे कम से कम आपको सोना है। घंटा 2 घंटा आप नित्य कर्म से निवृत्त होने में भी लगाएंगे, बाकी बचते हैं 2-2.5 घंटे। आप 2-2.5 घंटे जब 24 घंटे में से आपके पास बचते हैं, तो आप उसमें से किस तरह का और कितना समय अपने पति को या अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को देंगे। आप परमानेंट टाइम बम बने घूमेंगे, आप हमेशा गुस्से में होंगे, हमेशा कीज में होंगे। मैं नौजवानों को देखता हूं, मेरे आसपास हैं ऐसे नौजवान। उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि देखिए सर, हमारा यह है कि 5 दिन गधे की तरह काम करते हैं, वीकेंड में सुअर की तरह खाते हैं, ये उसी की फ्रेजेज है, उसी की शब्दावली है, मछली की तरह पीते हैं और सो जाते हैं, और मंडे को फिर लग जाते हैं। वी ईट लाइक पिग्स, वी ड्रिंक लाइक फिश एंड स्लीप। अगर आप मनुष्य को सुअर और मछली के लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो जैसा आपने कहा कि औद्योगिकरण का एक तरीका वो भी है। औद्योगिकरण का एक तरीका यह है कि मजदूरों के अधिकार भी हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तनाव नहीं थे, बेशक तनाव थे, समस्याएं थी, झगड़े थे, सब कुछ था, लेकिन एक ओवरऑल फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पर था। और उसी का नतीजा है कि जो मैंने आपसे कहा कि चाहे आप ये देख लें कि लोकतंत्र में संवाद बरकरार था, बहसें बरकरार थी, विरोध बरकरार थे, दूसरी ओर विकास के मॉडल को लेकर के बहसें मौजूद थी। लोहिया का कहना था कि विकास का ये मॉडल गलत है, और भी बहुत से लोगों का कहना था। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये नहीं कह सकते कि नेहरू के शासनकाल के 17 साल व्यर्थ गए, ये कोई नहीं कह सकता। ये कोई कहता है वो केवल नेहरू के प्रति घृणा और अत्यंत मूर्खतापूर्ण घृणा का शिकार है, उसे सचमुच थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। इस पर तो कोई बात नहीं करेगा, ऐसे तो बात नहीं कह सकता नेहरू। ये आपने लोग करते हैं ना, नेहरू ने किया क्या, मतलब आप माफ कीजिएगा, आप पत्रकार हैं, ये मुहावरा बड़ा प्रचलित हुआ है पिछले दिनों, 60 साल में हुआ क्या, 70 साल में हुआ क्या। यानी ये देखिए, एक मैं आपको एक चीज बताऊं भाई साहब, व्यक्ति हो या समाज, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस बात से, कृतज्ञता सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा दुर्गुण है। आप मेरे लिए कुछ करें और मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूं 4 दिन बाद, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये सिद्ध करता है कि मैं अच्छा मनुष्य नहीं। आप आलोचना करें, उनसे सीखें, लेकिन ये जो डिसमिसल है, जो निरंतर एक कुप्रचार है, मैं उन सब चीजों में आपके कार्यक्रम में लाना भी नहीं चाहता। उनको सोशल मीडिया और इधर उधर देखने वाले लोग देख सकते हैं, जानते हैं। हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर देखते हैं। क्यों ऐसा लगता है? जी जी, क्यों ऐसा लगता है? यदि आज हम पढ़ें, जो आज पढ़ रहे हैं या जो आज नेहरू को जान रहे हैं, तो लगता है कि नेहरू ने, मतलब माफ कीजिए, जो आज की तारीख में जो लोग समझ रहे हैं वो ये है कि नेहरू ने अंबेडकर को मौका दिया, न सुभाष चंद्र बोस को मौका दिया, न सरदार पटेल को मौका दिया, न पुरुषोत्तम दास टंडन को मौका दिया। मतलब सबके ऊपर चढ़ के, सबके कंधों पर चढ़कर वो सबसे ऊपर आ गए, और जो उनके बाद में फॉलोअर रहे उन्होंने केवल उसी को महान बनाने की कोशिश की। यानी कि जो आजकल कहा जा रहा है कि पूरे इतिहास को भुलाने की कोशिश की गई। मैं एक निवेदन करूंगा, अब तो ऐसा बहुत होने लगा है। उस जमाने में किसी व्यक्ति के जीवित रहते उसकी प्रतिमा नहीं लगती थी, पटेल की लगी थी, और नेहरू ने उसका अनावरण किया था। नेहरू ने अपने पहले लाल किला एड्रेस में केवल 2 लोगों का नाम लिया था, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, बाकी किसी का नाम नहीं लिया था। आपका जो संविधान की मूल प्रति है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, उसमें सुभाष बोस का चित्र है। एक बात। दूसरी बात ये कि नेहरू और पटेल के मतभेद भी जग जाहिर है, वो भी उन्होंने ना कभी छुपाए, ना कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब जग जाहिर है वो रिसर्च। पटेल ने स्वयं ये कहा था अपनी मृत्यु के कुछ ही समय पहले, जब नेहरू लिया का समझौता हुआ उसके कुछ पहले या शायद उसके आसपास, पटेल ने कहा था
कि महात्मा गांधी ने यह तय किया था कि नेहरू हमारे नेता हों, और इतिहास ने साबित किया है कि उनका फैसला एकदम सही था। मैं पटेल के शब्द उद्धृत कर रहा हूं। रही बात अंबेडकर की, तो अंबेडकर तो जीवन भर कांग्रेस के घोर विरोधी रहे थे, कांग्रेस के घोर आलोचक थे। कांग्रेस ने क्या किया है दलितों के, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, गांधी ने क्या किया, इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन न केवल वो संविधान सभा के सदस्य थे, न केवल संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, वो नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्री भी थे। और जब महत्वपूर्ण पहला संशोधन संविधान में लाया गया तो उसको कानून मंत्री की हैसियत से अंबेडकर ने डिफेंड किया था, ये संशोधन में क्यों ला रहे हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ नेहरू के गंभीर मतभेद थे, ये बात सही है, और उन मतभेदों को दोनों ने अपने अपने ढंग से कांग्रेस के भीतर जो भी अधिक मत प्राप्त करने की पॉलिटिक्स हो सकती है उसके जरिए किया, और उसमें जो सफल हुए वो सफल हुए, जो विफल हुए वो विफल हुए। ये कहना कि नेहरू ने किसी को अवसर नहीं दिया, ये पुनः चीजों को बहुत ही भद्दे ढंग से देखना है। आखिरकार गांधी जी क्यों ये कह रहे थे, और बावजूद इसके कि वो जानते थे कि नेहरू मेरी कई बातों से स्पष्ट रूप से असहमत है, ये गांधी जी के लिए कोई छुपी हुई बात नहीं थी। क्यों गांधी जी ये बात जोर देकर कह रहे थे वर्धा के AICC सेशन में, कि नाम लेके उन्होंने कहा था पटेल नहीं, राजाजी नहीं, राजेंद्र बाबू नहीं, मेरा उत्तराधिकारी जवाहर होगा। क्यों क्यों कहा था? यानी क्या ये लोग गांधी जी से ज्यादा गांधी जी को जानते हैं? क्या ये लोग सरदार पटेल से ज्यादा सरदार पटेल को जानते हैं? यानी जब सरदार पटेल ये लिखते हैं कि नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द बेस्ट लेजियंस, हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में सर्वश्रेष्ठ नेहरू थे, हमारे सबसे बढ़िया योद्धाओं के नेता नेहरू ने, जीवन में उन्होंने कहा था, नेहरू के जीवन काल में ही कहा था उन्होंने। जाहिर है कि पटेल तो नेहरू के बहुत पहले गुजर गए थे। तो ये सब देखिए, यही इन लोगों की खूबी थी विजय जी, कि इनके मतभेद और उस तरह देखें तो इनके राजनीतिक झगड़े, यहां तक कि इनके व्यक्तिगत तनाव भी इतने खुले थे कि आज आपके सामने किताबों में उपलब्ध है। मौलाना आजाद ने कई बार नेहरू की बड़ी कठोर आलोचना की थी, और वो सब डॉक्यूमेंटेड है, कहीं कुछ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें सुनिए गांधी जी ने कहा कि हमें हिंद स्वराज के अनुसार आजाद भारत बनाना चाहिए। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस ने कोई आंदोलन हिंद स्वराज के आधार पर नहीं चलाया है, और इसलिए हम कैसे हिंद स्वराज को आधार बना लें आधुनिक भारत का। ओपन नहीं है, कोई दबी ढकी बात नहीं है। इस सब के बावजूद अगर एक आम राय ये बनती है कि भाई जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व करेंगे, तो अब आप उससे सहमत हो असहमत हो, लेकिन उस आम राय का जो अंश थे, जो लोग जो उसके हिस्से थे, उनका तो अपमान मत कीजिए कम से कम। यानी पटेल से अधिक पटेल खुद बन के मत दिखाइए ना, गांधी से अधिक गांधी खुद बन के मत दिखाइए। उनमें भी कुछ समझ रही होगी जिन्होंने ये चीजें स्वीकार की। हाँ, लेकिन जैसे आपने पटेल का भी जिक्र किया, फिर बहुत सारी बातें हुई कि 48 में वो इस्तीफा देना चाहते थे, फिर गांधी की हत्या के बाद उन्होंने छोड़ दिया विचार की अभी स्थिति नहीं है, वो सब भी चर्चा होती रहती है। पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा देने की बात। एक मिनट सुनिए, ये बहुत अच्छा आपने जिक्र किया। गांधी जी की हत्या के पहले जनवरी 1948 में सांप्रदायिक सवाल को लेकर के नेहरू और पटेल, बल्कि कहना चाहिए गांधी नेहरू एक तरफ, पटेल एक तरफ, और पटेल को ये लगने लगा था कि महात्मा जी को मुझ पर विश्वास नहीं है। पटेल काफी खिन्न रहने लगे थे गांधी जी से। 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जाहिर है पटेल चूंकि गृह मंत्री थे, तो ये सवाल उठा कि महात्मा जी की सुरक्षा नहीं की गई ठीक से, जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, गृह मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और लोगों के अलावा ये मांग जयप्रकाश नारायण ने भी की। पटेल ने नेहरू को खत लिखा कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो पत्र खोज उपलब्ध है आराम से किताब में। अगर आप गांधी नेहरू ने पटेल को लिखा कि 30 जनवरी के पहले की बात और थी, तब हम लोग इस तरह आपस में झगड़ सकते थे, विवाद कर सकते थे। बापू के जाने के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं, और अब इस बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये देखें कि इस राजनीतिक प्रक्रिया में एक बहुत गहरी मानवीय प्रक्रिया भी थी।
नेहरू पटेल से असहमत है, पटेल नेहरू से असहमत है कई चीजों पर, लेकिन गांधी जी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और जब ये स्थिति आती है कि भाई गांधी जी की हत्या हो गई, होम मिनिस्टर के नाते पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेहरू कहते हैं इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, आप इस्तीफा नहीं देंगे और अब हमें साथ ही मिलकर चलना है, अब हम झगड़े नहीं कर सकते। और उसके बाद दोनों के बीच में कोई गंभीर विवाद हुआ भी नहीं, ये सच है। फिर जब वहां पूर्वी बंगाल में बहुत हिंसा होने लगी, यानी पाकिस्तान में, और नेहरू बहुत परेशान हुए, तो नेहरू ने कहा कि मैं इस्तीफा देके वहां जाके बीच में काम करना चाहता हूं, दिल्ली में आप देख लीजिएगा। उन्होंने पटेल से कहा, तब पटेल ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ही यहाँ देखना पड़ेगा, आपको इस्तीफा नहीं देंगे। यानी आप उन संबंधों की कल्पना कीजिए कि पटेल इस्तीफा देने को उत्सुक है तो नेहरू रोकते हैं, और नेहरू इस्तीफा देने की बात करते हैं, उन्होंने पटेल रोकते हैं। तो ये एक अलग लेवल के संबंध थे। लोगों को अपने अपने स्तर को ले जाके वहां नहीं ले जाना चाहिए, अपने स्तर पे नहीं जांचनी चाहिए चीजें, उन बड़े लोगों के स्तर पर सोचना चाहिए। तो एक चीज और इतिहास में थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, मुझे किसी मित्र ने फोन करके बताया कि ये जो आप कहते हैं, जैसे अभी पटेल का भी जिक्र हुआ कि पटेल ने कहा, पटेल ने माना नेहरू को नेता और गांधी ने नेहरू को चुना, ये हम सब लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप गलत इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये उनका सवाल। उनका गांधी को नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में गांधी की भूमिका नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भूमिका थी। माउंटबेटन ने तय किया कि जिन्ना और नेहरू को बनाया जाए, क्योंकि नेहरू उनके लिए सुविधाजनक थे। क्या ये सच है? ये कहां से उन्होंने जानकारी प्राप्त की है कि ये मतलब जब पार्टीशन की जब बात हो रही थी तो नेहरू को कहां से इस जानकारी का स्रोत क्या है? ये वो विजय जी, प्रॉब्लम ये है इन दिनों, एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है अपने देश में। पिछले कुछ वर्षों से एक सुपर यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसका पाठ्यक्रम भी ओपन है, जिसके पाठ भी ओपन है, और जिसमें कहते हैं कि किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, जो माना है सो ठेल दीजिए। ये उसी यूनिवर्सिटी का उत्पाद है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। असल में ये प्रसिद्ध है, सुनिए, विभाजन टालने के लिए गांधी जी, ये तो अटनबरा ने अपनी फिल्म में भी दिखाया है और ये ऐतिहासिक तथ्य है, गांधी जी यहां तक तैयार थे कि जिन्ना को अनडिवाइडेड भारत का पीएम बना दिया जाए। इस पर केवल नेहरू ही नहीं, कांग्रेस की सारी लीडरशिप उखड़ गई थी। उन्होंने कहा था ये संभव नहीं है, इस देश की आम जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, कांग्रेस संगठन स्वीकार नहीं करेगा, ये नहीं होगा। और तब गांधी जी जाहिर खिन्न हुए थे और उन्होंने अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर लिया था सब चीजों से। लेकिन वायसराय की काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन, यानी आगे चल के प्रधानमंत्री, वो नेहरू को बनना है, इसमें गांधी जी की और तमाम सारे कांग्रेसी नेताओं की पूर्ण सहमति थी। माउंटबेटन, एक तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं जो नेहरू और गांधी की खिंचाई करने के उत्साह में ये भूल जाते हैं, नेहरू की खिंचाई करने के उत्साह में वो जाने अनजाने गांधी और पटेल सबका अपमान कर बैठते हैं। यानी ये तो प्रचारित है कि नेहरू और माउंटबेटन के संबंध बड़े मधुर थे। आप कहना ये चाहते हैं कि पटेल और गांधी इतने खोखले लोग थे कि माउंटबेटन ने धमकाया और मान गए? नेहरू को तो एक तरफ कर दीजिए। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि पटेल और गांधी जो है वो माउंटबेटन से ये नहीं कह सकते थे कि फैसला हम करेंगे कि कौन पीएम होगा कौन नहीं होगा, आप नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन सर जो बात आपने कही कि ये उसी तरह के किस्से हैं, सुनिए, ये उसी तरह के किस्से हैं जो प्रचारित कर दिए जाते हैं। जैसे माउंटबेटन, देखिए माउंटबेटन भी काफी ऊंची चीज थे, उनको भी ठीक से डिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। उन्होंने एक किस्सा प्रचारित कर दिया कि मुझे जो लिफाफा दिया नेहरू ने वो ब्लैंक था, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू ने बाकायदा लिस्ट दी थी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ये होंगे। वो लिस्ट भी अब लोगों ने खोज खाज के निकाल के रख दी है, सोशल मीडिया पर भी और किताबों में भी है। उसमें सरदार पटेल का नाम है, उसमें फलाना नाम है, ढिकाना नाम है, सारी लिस्ट है उसमें। लेकिन जब ये सब माउंट नेहरू को नीचा करने के लिए आप माउंटबेटन को खुदा बना दें, ठीक है बात है कि माउंटबेटन ने कहा इसलिए नेहरू पीएम बन गए, गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी, देखिए विजय जी, किसी बुजुर्ग से ये सज्जन पूछने जाके, गांधी जी विरक्त होने लगे थे, पॉलिटिक्स से चिढ़ने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि उनकी कोई सुनता नहीं है, ये उन्होंने कहा भी एक दो बार। लेकिन फिर भी ना तो नेहरू की ना पटेल की ये हिम्मत थी कि वो खुलकर के गांधी जी के विरुद्ध जा सके। गांधी जी का इन्फ्लुएंस इतना अधिक था
कि नेहरू और पटेल कभी सिद्धांततः चाहते भी तो गांधी जी की उपेक्षा करके कोई फैसला नहीं कर सकते थे। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, आपने जो बात का चर्चा की कि गांधी जो है अनडिवाइडेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे जिन्ना को, लेकिन नेहरू और कांग्रेस इसके खिलाफ थी। तो बहुत से लोग एवरीबॉडी सभी खिलाफ। लेकिन आजकल जो चर्चा होती है वो यही होती है ना कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए पार्टीशन हुआ ना। यदि जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाते तो अनडिवाइडेड इंडिया रहता। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने वही तो कहा ना कि नेहरू से चिढ़ का ये कौन सा स्तर है, ये कौन सी बीमारी की हद तक पहुंची हुई चिढ़ है कि नेहरू को हटाने के लिए आप जिन्ना को पीएम मानने को तैयार हैं। यानी नेहरू पीएम ना बने, जिन्ना बन जाए। बहुत बढ़िया, बनाइए, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, बनाइए, जिन्ना को पीएम बनाइए। और उसके बाद भगवान ना करे जो पाकिस्तान का हुआ वो भारत का होता। क्योंकि जिन्ना, यहाँ एक बात मैं कह दूं आपसे, सुनिए जी, ये बहुत जरूरी है जानना विजय जी, अगर हम गंभीर बात कर रहे हैं तो। जी, पाकिस्तान के विघटन का कारण कोई एकाएक सन 71 में नहीं पैदा हो गया था। भारत और पाकिस्तान एक साथ स्वाधीन हुए, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत स्वाधीन हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स आज तक लागू नहीं हुए। पाकिस्तान का एलीट आज भी वही जमींदार, पुराने किस्म का हजारों एकड़ वाला जमींदार उसका कल्चरल और पॉलिटिकल एलीट है। और इसलिए वहां किसी तरह की कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, वहां डेमोक्रेसी नहीं चल सकी। सन 47 में बना और सन 56 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। सन 56 में इस्कंदर मिर्जा को हटा के अयूब खान डिक्टेटर बन गए जी, और उसके बाद जो होता चला गया वो हम सब जानते हैं। तो ये यानी नेहरू से इतनी चिढ़ के आप जिन्ना को पीएम मानने को तैयार हैं, तो इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर तो जिन्ना साहब खुश हो रहे होंगे जन्नत में या जहां भी हो वो, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। जरूर बनाएं आप जिन्ना को, मुझे कहता है। लेकिन जो बड़े नेता हैं जिन्हें हम आइडल मानते हैं, उनमें एक नाम है नेहरू के बाद सरदार पटेल का और दूसरा है अंबेडकर का। जो नेहरू की आलोचना करने वाले लोग हैं वो एक बात तो ये कहते हैं कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो इस देश की तस्वीर दूसरी होती। आप इसको करें। और दूसरा सवाल भी मैं जोड़ना कि नेहरू और कांग्रेस ने अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने दिया, चुनाव में हराया, ये सब जो भी बातें हैं, और आज वो उसको रोल मॉडल मान रहे हैं। देखिए आज कांग्रेस क्या कर रही है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आज की चर्चा का ये विषय नहीं है। आज की कांग्रेस की पॉलिटिक्स की हम चर्चा करेंगे तो अलग बात होगी। आज हम नेहरू की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, नेहरू के जमाने की बात कर रहे हैं। जब आप यू आर इन द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, तो जो भी उम्मीदवार आपका खड़ा होगा उसे आप जिताने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। यानी जसवंत सिंह का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उसके खिलाफ आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये क्या बात हुई? यानी आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। दूसरी बात, जब अंबेडकर जिस सीट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे थे वो ईस्ट बंगाल में चली गई, तो वो कैसे पहुंचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्हें कैसे लाया गया, और लाने वाले क्यों कटिबद्ध थे इस बात के लिए कि अंबेडकर को लाया जाए? अंबेडकर की सीट तो ईस्ट बंगाल में चली गई थी, तो फिर उनको लाया गया ना महाराष्ट्र की सीट से, भुलाबाई देसाई को मना के। कौन लाया था? ये क्या बात हुई? दूसरी बात, पटेल होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। पटेल होते तो मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि आजकल जो लोग बहुत आसानी से बहुत बातें कर लेते हैं, शायद वैसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि पटेल डेमोक्रेसी को लेकर उतने प्रचंड रूप से कमिटेड नहीं थे जितने नेहरू थे। पटेल के फंडे थोड़े अलग तरह के थे, तो इसलिए सुभाष बोस अगर पीएम होते तो हिंदी जो है नागरी लिपि में नहीं रोमन लिपि में लिखी जाती। सुभाष बोस बहुत क्लियर थे इस मामले में, भारत की सभी भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनानी चाहिए। तो फिर इन बातों में कुछ नहीं रखा है। और इसलिए देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये भी शायद मनुष्य की प्रवृत्ति और हमारे देश में कुछ ज्यादा है कि जो चीजें आपको सुलभ होती हैं उनका आप मोल नहीं समझते। आप इस बात का मोल नहीं समझते कि आप सन 50 में आपका संविधान पारित हुआ, सन 51-52 में पहला चुनाव हुआ और 21 साल से ऊपर के हर हिंदुस्तानी ने उसमें वोट दिया। इस बात का मोल आप नहीं समझते। नेहरू को लेकर दो चीजों पर चर्चा करते हैं जिसे मैं कंट्राडिक्शन के तौर पर देखता हूं, या आप देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं। एक ये कि नेहरू को कोट करके कहा गया कि उन्होंने कहा कि मैं कल्चरली मुस्लिम हूं, एक्सीडेंटल हिंदू हूं और बाई एजुकेशन वेस्टर्न हूं।
ये नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा, नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा जी। दूसरी बात जो ये वक्तव्य नेहरू पर चिपका दिया गया है और ये बात बहुत स्पष्ट की जा चुकी है। वो इंदी खरे ने जिस बात को लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया की किताब में जो नेहरू पर लिखी गई, और ये कहा गया कि नेहरू ने या कांग्रेस ने कभी इसका खंडन नहीं किया, तो इसका मतलब ये बात ठीक है, और उसको राजेंद्र प्रसाद ने फॉरवर्ड किया। सुनिए, ऐसा है, दो बातें। एक तो इस बारे में बहुत विस्तार से एमजे अकबर लिख चुके हैं, जो इस समय भाजपा के निकट हैं, बल्कि सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी जो पुस्तक है नेहरू नाम की, उसे अगर आप पढ़ लें तो उसमें सब बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, तो ये तो आप कांग्रेस से पूछिए। नेहरू ने खंडन नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि नेहरू या कोई भी प्रधानमंत्री, आप स्वयं इस बात पर सोचिए, हर आए बाएं साएं का खंडन करेगा, क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल होगा? यानी आज भी हम वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में भी 50 तरह की बातें 50 लोग करते हैं। क्या पीएमओ हर चीज का खंडन करते घूमता है? पीएमओ उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करेगा ना, या नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करेंगे जो या तो बेहद महत्वपूर्ण हो राजनीतिक रूप से, या बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कही जा रही हो। अब आप कोई व्यक्ति हैं, कोई किताब आप लिख रहे हैं, उसकी भूमिका चाहे जिससे आप लिखवा लें, और उसमें ये स्टेटमेंट आप धीरे से घुसेड़ दें और फिर आप कहें कि नेहरू ने कहा, तो अब इसमें कांग्रेस की जरूरी है कि कांग्रेस ने इसका खंडन नहीं किया, कांग्रेस ने इसकी परवाह नहीं की। वो सवाल आप कांग्रेसियों से पूछिए, करना चाहिए था। केवल इसी का नहीं, नेहरू के बारे में होने वाले ढेर सारे कुप्रचार का खंडन कांग्रेसियों ने नहीं किया। उसी का नतीजा है कि कांग्रेसी आज जिस हालत में हैं उसमें है। एक और बात की चर्चा अक्सर होती है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नेहरू का भाषण है, उसकी चर्चा भी बहुत होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, लेकिन हेरिटेजली हम लोग हिंदू और मुसलमान एक हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा यही तो मोहन भागवत कहते हैं, यही तो डीएनए एक है। तो क्या नेहरू और मोहन भागवत एक कह रहे? तो अगर नेहरू ये कहते थे कि भारत एक चला आ रहा सिलसिला है, हजारों साल से चली आ रही परंपरा है, तो यही बात मोहन भागवत भी कहते हैं, तो नेहरू और मोहन भागवत एक हो गए। यानी नेहरू इस बात को नकार दें, नेहरू ये कहने लगे कि भारत जो है, भारत एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में, एक देश के रूप में, इसका जन्म जो है वो 1947 में हुआ है। इसके पहले भारत नाम की कोई चीज नहीं थी, भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पॉलिटिकल नहीं रहा होगा, नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है, नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन भारत, इंडिया, हिंदिया, इंडिक, इस नाम का कोई कॉन्सेप्ट था या नहीं था? इसकी कोई परंपरा थी या नहीं थी? कोई सिस्टम था या नहीं था? एक बात। दूसरी बात ये कि हम हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं, हर व्यक्ति ये बात कह सकता है, लेकिन इसके आगे वो क्या करता है और उसकी पॉलिटिक्स क्या करती है, महत्व इस बात का है। मोहन भागवत ये कहें कि मैं हिंदू हूं और मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक ही है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन फिर मोहन भागवत अगर लिंचिंग पर चुप बैठे रहें तो चिंता की बात है। मोहन भागवत अगर इस तरह के वक्तव्यों पर, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति ने दिया, एक मंत्री ने दिया है कि हमने आतंकवादियों की बहन को प्रवक्ता बना दिया, तो फिर यहां नेहरू को बीच में मत लाइए। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेहरू के जमाने में कांग्रेस का कोई मंत्री ऐसी बात कहता और उसे उस तरह डिफेंड किया जाता जैसे इस समय किया जा रहा है? आप कल्पना कर सकते हैं, खुद बताइए। कल्पना कीजिए कि इस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति, किसी राज्य सरकार का मंत्री, ये कह देता है कि वो जो हमारी कर्नल हैं वो आतंकवादियों की बहन है। आपको लगता है कि नेहरू चुप बैठे रहेंगे? इसलिए कोई तुलना मत कीजिए, ये व्यर्थ की बात है। हिंदू होना, देखिए यही फर्क है, हिंदू होना और हिंदुत्ववादी होना, इन दोनों में फर्क है। उसी तरह जैसे हर मुसलमान जिहादी नहीं है, उसी तरह हर हिंदू हिंदुत्ववादी नहीं है, और ठीक उसी तरह हर ईसाई, हर अमेरिकन ईसाई ट्रंपवादी नहीं है। यानी आप किसी भी अमेरिकन को जो बेचारा चर्च में जाता हो पकड़ लें कि तुम चूंकि चर्च में जाते हो तो तुम ट्रंप वाले हो, ठीक है बात नहीं? एक कैरेक्टर, एक और लीडर जिसको लेकर नेहरू और उनकी चर्चा अक्सर होती है, मैं समझता हूँ कि आप जैसे विद्वान से उस पर थोड़ा सा सफाई समझना जरूरी है, वो है सावरकर। अरे महाराज, सावरकर पर क्योंकि वो दोनों को, सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी में वो कहते हैं कि भाई वो जैसी जेल में रहे,
वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जेल में रहे और नेहरू पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर जेल में रहे, और आप दोनों को न तो बराबर करते हैं, सावरकर को वो करते, कंडेम करते हैं। टेक्निकली लीगली सावरकर जो हैं वो मर्डर कॉन्स्पिरेसी में जेल भेजे गए थे। सावरकर पर जो चार्ज था वो पुणे के ब्रिटिश अफसर जैक्सन या क्या नाम था उसका, उसके मर्डर का वेपन उपलब्ध कराने का चार्ज था। वो एक लीगल और टेक्निकल बहस है, उस पर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। और बाय द वे, आपके पाठकों की जानकारी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बहुत विस्तार से अरुण शौरी ने अपनी नई किताब में लिखा है। अभी नई किताब में लिखा है। सावरकर के जेल जाने की जो स्थिति थी, या काला पानी जाने की, उसमें टेक्निकल या लीगल सिचुएशन क्या थी, तो इन दोनों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें फर्क करने की जरूरत है, और वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम ही फर्क करता था। मैं सावरकर को दिए गए काला पानी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका आधार बना करके आप दूसरे स्वाधीनता सेनानियों की खिल्ली उड़ाएं या उन पर आक्रमण करें, ये सर्वथा अनुचित है। और मैं फिर से कहूं कि सावरकर की पॉलिटिक्स और आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद उनकी पॉलिटिक्स, उस पर अलग से विचार कर सकते हैं। और मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि उस पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विचार उत्तेजक काम अरुण शौरी का है, उससे आप सहमत हो असहमत हो, वो मैंने पढ़ा है। लेकिन शौरी जी की जो स्टाइल है, जो काम करने का ढंग है, पूरे विस्तार से और सारे दस्तावेजों के साथ, ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, खुद सावरकर के आधार पर, ब्रिटेन में जाकर भी उन्होंने उस पर काम किया, वो मैंने पढ़ा है। सावरकर के अपने लेखन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। लेकिन अगर आप मुझसे सावरकर पे बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो उसका समय आज नहीं। ठीक है, उसके लिए दो छोटे से सवाल और आपसे समझना चाहता हूँ। एक ये कि अब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी, और लोग अब ये मानते हैं कि नेहरू और नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल हो गया, अब बराबर हो गए, तो समय अवधि में तो हो गया। आप ऐसा समझता है? मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना बिल्कुल निराधार मानता हूं, क्योंकि नेहरू ने जो कुछ किया, नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से उसको बहुत कुछ को अंडू कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस तुलना का कोई अर्थ नहीं मानता। देखिए, मैं फिर से कहूं, चीन का हमला नेहरू की पॉलिटिक्स का लो पॉइंट था, लेकिन नेहरू ने कभी लोकसभा में ये कहा कि नहीं कोई ना कोई आया है, ना कोई घुसा बैठा है। नेहरू ने कभी सच्चाई से इनकार किया। हमारे 20 जवान मार डाले गए 2020 में संभव थे, और हमारा बयान ये था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है। हमारी अगर आज अपोजिशन पार्टियां सवाल उठाती हैं, पत्रकार तो खैर आजकल सवाल उठाना बंद कर चुके हैं, वो तो सरकार के भप्पू बन गए हैं, यूट्यूबर्स को छोड़ दें तो कुछ को। तो अगर आप सवाल उठाते हैं सरकार पर तो आप एंटी नेशनल। क्या नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया के सवाल उठाने पर रोक लगाई? इन लोगों ने सवाल उठाए। क्या कर रहे हैं? 8-9 नवंबर 1962 की जो बहस है पार्लियामेंट की, रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा ना जी। आज कहीं कोई इस्तीफा देता है? अभी तक पहलगाम की घटना हुई, हफ्तों गुजर गए, बड़े बड़े उसके ऊपर दावे किए जा रहे हैं। उन 4 आतंकवादियों का कुछ अता पता है जिनके फोटो तक तथाकथित रूप से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे? उनका कुछ अता पता है? वो पकड़े गए, मारे गए, कुछ हुआ उनका? नहीं, लेकिन अब तो कहा गया कि ये तो नया भारत है जो चुप बैठता नहीं है, मार खाकर चुप नहीं पता। हाँ, देखिए, ऐसा है कि करने और बोलने में बड़ा फर्क होता है। चुप नहीं बैठता, लेकिन करता क्या है मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है, इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अब देखिए, फिर वही उस पर बहस आ रही है कि साहब हमने तो पहले ही बता दिया था कि हम फलाने जगह पे टारगेट करेंगे। अब उस पर सफाइयां दी जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि हमने आपस में समझौते किए और युद्ध विराम हो गया। हमारे परम मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो पिछले 15 दिन में 15 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया युद्ध। कोई जोरदार खंडन हुआ भारत सरकार की ओर से? प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया कि ट्रंप गलत कह रहे हैं? जी। फिर सर, एक सवाल और छोटा सा कि राहुल गांधी को लेकर आप क्या समझते हैं कि वो क्या नेहरू की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, या कांग्रेस जो नई कांग्रेस है, नेहरू की कांग्रेस से राहुल की कांग्रेस तक,
क्योंकि आपने बहुत तो स्टडी देखिए किया है। फिर ये बहुत विस्तार की मांग करता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ छोटी सी कि वर्तमान कांग्रेस लीडरशिप नेहरू की लेगेसी पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना उसे देना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। जी। आखिरी नेहरू की बात, लेगेसी। आपकी किताब पर अरे फिर से महाराज, चर्चा। आपका आखिरी बार ही नहीं खत्म हो रहा। नहीं, ये आखिरी सवाल है कि कबीर पर आपने किताब लिखी, इस पर तो किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये मेरी पसंद की किताब है, लेकिन आपने की पीएचडी कबीर की भक्ति पर, कबीर भक्ति पर। आजकल तो भक्ति आंदोलन का दौर चल रहा है। आजकल की देखिए, इसमें केवल एक ही बात कह सकते हैं, ये कबीर हो या तुलसीदास हो या कोई भी भक्त कवि हो, मैंने जानबूझ के दोनों के नाम लिए क्योंकि एक निर्गुण के और दूसरे सगुण के, एक ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी, दूसरे वर्ण व्यवस्था के समर्थक, लेकिन दोनों के मामले, दोनों एक बात में सहमत है, कबीर और तुलसी, कि भक्ति करो तो राम की करो, किसी मनुष्य की नहीं, चाहे वो मनुष्य कोई भी हो। ना तो कबीर ने किसी राजा या प्रधानमंत्री की भक्ति की, ना तुलसीदास ने किसी राजा या प्रधानमंत्री की भक्ति की। तो आजकल के जो भक्त हैं वो किसके भक्त हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कबीर और तुलसी दोनों अपने अपने ढंग से अपने अपने राम के भक्त थे। उनकी भक्ति को वर्तमान भक्ति में मत खींच के लाइए, कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर चर्चा करते रहेंगे पुरुषोत्तम जी जैसे विद्वान लोगों की तरह, कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ खुश रहिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।